हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा CSEMA वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप सबको पता है, सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी में हमने जून एग्जाम से पहले CMA फाइनल के मेरे दोस्तों के लिए हमने क्या किया था, लास्ट डे रिवीजन सीरीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले मस्ट देख के जाने, वो सबका एक सीरीज हमने बनाया था, जिसमें विद गॉड्स ग्रेस हमारा क्या होता, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली हिट हुए थे, प्रेडिक्शंस हिट हुए थे। और फिर अभी रिसेंटली भी हमने सितंबर मंथ में क्या किया था कि हमने एक वीडियो डाला था कि कैसे प्रिपरेशन करने, 100 डेज बचे थे, 75 डेज बचे थे, उन जो लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे प्रिपेयर करना है, कितने मॉक्स देने हैं, उन सब के बारे में भी हमने बात कर ली थी। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो मेरे को कुछ फीडबैक्स मिले, रिव्यू मिले, उसके बेसिस पे एक चीज मेरे को ये समझ आई कि जो पेपर नंबर 20A है आपका SPMBV, उसका SPM का जो थियरी होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही बल्कि है, करीब 200 पेजेस का मेरे थियरी का पेपर है, और उसमें से आते हैं सिर्फ 21 मार्क। उसको कैसे कवर करना है, नहीं करना है, वो एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है सबके लिए। तो व्हाट आई डिसाइडेड इज, लेट्स मेक ए शॉर्ट क्रिस्प PDF। एक 35 पेजेस में आपका हमने क्या किया है कि पूरा थियरी को कवर करने का कोशिश किया है। तो सर पूरा मतलब क्या है, ये PDF एग्जॉस्टिव है? आंसर इज नो, ये PDF आपका एग्जॉस्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है ये PDF? अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का A, B और 3 का जो B होता है, ये 3 क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स ईच के, थियरी आते हैं जो कि आते हैं SPM से। BV से आपका कोई थियरी नहीं आता, SPM के थर्ड चैप्टर से भी कोई थियरी नहीं आता, जो आपका 3A वाला क्वेश्चन है। तो फिर क्वेश्चन कौन से आते हैं थियरी में? 2A, 2B और 3B। 2A 2B कौन से चैप्टर से होते हैं? 2A चैप्टर 1 से, ये चैप्टर 2 से हो गया। फिर 3A चैप्टर 3 से, और 3B आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 4 से। तो जो ये 3 चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4, जिससे आपका थियरी का सवाल पूछा जाता है, उस चैप्टर्स को मैंने कंसाइज करने की कोशिश की है। तो सर आपने जो चीज स्किप कर दिया, क्या उसको पढ़ना नहीं है? ऑब्वियसली अगर आपको टाइम नहीं है तो दिस PDF इज गोइंग टू एक्सट्रीमली हेल्प यू। तो क्या ये वीडियो हम पूरा ना देखे, PDF देखने से हो जाएगा क्या? देखिए, PDF is self-sufficient, but there are certain tricks, certain tips, certain predictions जो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जिसके पास टाइम की कमी नहीं है, वो सिर्फ PDF के साथ आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, 3 पार्ट्स में तीनों चैप्टर के वीडियोस में डाल दूंगा, जिसमें क्या होगा कि आपको ये चीजों को कैसे याद रख सकते हैं, एग्जाम में आया तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, फिर क्या एनालिसिस है मेरा इस चैप्टर से, इस अटेम्प्ट के लिए कौन सा क्वेश्चन पॉसिबल है, वो सब हम बातें करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये थियरी नोट्स डिस्कशन वाला सेशन। तो मेरे बारे में तो आपको पता है, सीए हूँ, CMA हूँ, CMA में ऑल इंडिया रैंक भी आई थी। बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फिर ये अपडेट्स भी आने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जिसका समरी हम देखने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इंटर में सब्जेक्ट था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमारे परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करें स्ट्रेटेजिकली। बहुत ही लेम लग रहा है बट यही चीज है। क्या है अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग परफॉर्मेंस। क्या करना है, परफॉर्मेंस को देखो सही हो रहा है कि नहीं, क्या परफॉर्मेंस था वो कैसे होना चाहिए था, हो रहा है कि नहीं। अब अगर हो रहा है तो फिर इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस को क्या करना है, कंटिन्यूअसली करना है, सो दैट मेरा परफॉर्मेंस मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करके चले। बेसिक है। अब अगर याद होगा स्ट्रेटेजी और गोल के बीच में डिफरेंस क्या था, स्ट्रेटेजी वाज डायनामिक, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता था। तो क्या है, ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होगा। और अलाइनमेंट कैसा होगा कि एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होगा। दिस इज अबाउट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। तो ये दो मेनली फीचर्स है। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिफरेंस क्या है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि साल में एक बार होता है। वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, चलो इसको प्रमोशन दे दो, अच्छा नहीं कर रहे, चलो इसको रिव्यू में डाल दो। ये सब चीजें क्या होगा, इट इज अ वन टाइम प्रोसेस। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअसली होता रहेगा। क्या सर ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एज सच? देखो, अगर SPM के रिलेटेड कोई सवाल आता है
तो these are the common keywords which you can use. It is a continuous loop, continuous process. Then it is कि हम फीडबैक को कंसिडर करते हैं. It is dynamic. All those stuffs you can add keywords because अगर आप सबको याद होगा 11th 12th में हमारा BST होता था जिसमें क्या करते थे, प्योरली थियरी था, हमको पेज बढ़ाना था. यहाँ पे भी क्या करना है, जब अगर इंट्रोडक्शन या फिर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते, कुछ लिखना है, ये सब लिख लेंगे तो हाफ मार्क 1 मार्क 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये हुआ है. अब यहां से स्टार्ट होता है आपको इंपॉर्टेंट चीज, वाई एसपीएम. ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, क्या है, एम्प्लॉय को बता दूंगा मैं कि तुम ये काम करोगे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का ये भला होगा, जिससे तुम्हारा रिवॉर्ड्स लिंक्ड रहेगा. क्योंकि बहुत बार क्या होता था कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको पता नहीं था. फिर क्या है, पता चल जाएगा उसको कि ये काम करने के लिए अब मेरे को क्या स्किल्स चाहिए, तो उस हिसाब से वो खुद का भी डेवलपमेंट कर सकता है. बाकी रिवॉर्ड फीडबैक तो है ही, तुम अचीव कर रहे हो तो तुमको रिवॉर्ड मिल रहा है, नहीं तो तुमको ऑटोमेटिक फीडबैक मिल जाएगा. आइदर तुम्हारे सुपीरियर्स या फिर तुम खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इन दिस थिंग आई एम लैकिंग आउट एंड ये. फिर क्या है, एम्प्लॉय का ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ जो हम बोलते हैं साथ साथ चलता रहेगा. ठीक है, फिर कैसा ये साइकिल चलता है, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो, फिर परफॉर्मेंस मेजर करो, फिर देखो कि वो कैसा चल रहा है, सही चल रहा है तो रिवॉर्ड्स पे चले जाओ, सही नहीं चल रहा है तो फीडबैक दे दो. बेसिक सा प्रोसेस है. ये प्रोसेस आपको दिमाग में याद रखना है. एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, कुछ लिख देंगे, बेसिक से जनरली क्वेश्चन आते नहीं है बट स्टिल. नेक्स्ट, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक है परफॉर्मेंस, दूसरा है प्रोडक्टिविटी, तीसरा है एफिशिएंसी. परफॉर्मेंस मतलब व्हाट वी डू, प्रोडक्टिविटी मतलब हाउ वी डू, एफिशिएंसी मतलब मैं कितने अच्छे से कर रहा हूं, क्या मैं टाइमली कंप्लीट कर पा रहा हूं, क्या मैं कॉस्ट सेव कर पा रहा हूं, वो सब चीजें हैं. तो प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट. मैं कितना एफर्ट डालने से कितना आउटपुट निकल रहा है. मैं 10 घंटे पढ़ने से मेरे को एक चैप्टर याद रह रहा है, दिस इज माई प्रोडक्टिविटी. ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, एक इनपुट से हो सकती है, मल्टीपल इनपुट से भी हो सकती है. अगर सारे इनपुट्स को कंसिडर कर रहा हूं तो टोटल प्रोडक्टिविटी, अगर एक ही इनपुट को कंसिडर कर रहा हूं तो पार्शियल प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि अच्छे क्वालिटी का ही बनेगा. ठीक है ना. अब मान लो मैं अब 10 घंटे पढ़ रहा हूं, उसमें से मेरे को एक चैप्टर याद रह रहा है, बट वो चैप्टर कितने अच्छे से याद रह रहा है ये तो वो बता नहीं पाएगा ना प्रोडक्टिविटी. अब मेरे को 10 घंटा पढ़ लिया, याद रह गया, अब कितने अच्छे से याद रहा है, दैट इज नॉट प्रोडक्टिविटी. याद रह गया, दैट इज प्रोडक्टिविटी. एफिशिएंसी क्या है कि कम से कम खर्चे में, कम से कम वेस्टेज में मैं कितना बेहतर कर पा रहा हूं, दैट इज माई. ठीक है ना, मैंने 10 घंटे डाला, 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हो गया. लेकिन अगर वही मैं देख रहा हूँ कि भाई 8 घंटे डाल रहा हूँ तो 90,000 यूनिट बन जा रहा है, तो 2 घंटे में सिर्फ 10,000 यूनिट बन रहा है. इसका मतलब क्या है, 8 घंटे के बाद मैं थक जाता हूँ और 2 यूनिट मेरी एफिशिएंसी कम हो जाती है. तो ये चीज है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट देना, दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी. इसमें क्या होता है, इनपुट्स के कॉस्ट को भी हम ध्यान देते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी हम टच करते हैं. ठीक है, तो बेटर क्या, एफिशिएंसी या फिर प्रोडक्टिविटी? ऑब्वियसली एफिशिएंसी इज बेटर. द मोर एफिशिएंट आई एम, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक मेरा इंप्रूव होता रहेगा. ठीक है, तो वही है कि एफिशिएंसी क्या बोलते हैं, क्वालिटी पे देखता है, ये क्वांटिटी पे देखता है, या फिर एक कॉस्ट पे एक क्वांटिटी पे, वो चीज है. ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ दिस इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स. ओल्ड सिलेबस में इससे क्वेश्चन आ चुका है लेकिन न्यू में अभी तक आया नहीं है, सो आई फील दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस. अगर मैं आपको एग्जैक्टली बोलूं तो इससे क्वेश्चन भी आया था एक ओल्ड सिलेबस में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस और हाउ डू यू परफॉर्म फाइनेंशियल असेसमेंट एनालिसिस. किस में आया था, 2016 के सिलेबस में, अभी तक आया नहीं है. तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है. 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, किसका क्या काम है आपको पता है. फिर टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी था, किसी ने 12th में भी पढ़ा होगा. बस इसका काम क्या है, आपको बता देना है. देन आपके बीवी के कॉन्सेप्ट्स यहाँ थोड़े थोड़े आते हैं कि एफसीएफएफ क्या है, एफसीएफई क्या है, फिर रेशियोज क्या है. तो सर ऐसे सवाल आएगा तो कैसे अटेंड करना है, सिंपल, इसी पार्ट में डिवाइड कर देना. पहले क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोला या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है मेरे, ये 3 है, इससे ये चीजें पता चलती है. दिस आर द 3 टाइप ऑफ थिंग्स. देन how to compare, we can compare by doing various type of analysis. There are various tools such as
हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक एक चीज के बारे में एक एक लाइन लिखते जाना। Also, ratio analysis and ratio, there are different type of ratios which focuses on, some ratios focus on profitability, some on liquidity, some on solvency, some on other activities. इसको क्या करना है, जितना तुमको पता है सबके बारे में एक एक दो दो लाइन लिख के आ जाना है, 7 से 5 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अनदर गुड टॉपिक जो ना न्यू में टेस्ट है ना ओल्ड में टेस्टेड है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक। क्या है? P2P एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। P2P मतलब प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जब से मैं एक चीज खरीदना चाहता हूं एंड इट एंड्स विद जब मैं उस चीज का पे कर देता हूं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? प्रोक्योरमेंट साइकिल याद रख लेना है। वो याद रख लोगे, आपके 7 मार्क्स बन जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, सोचो क्या हो सकता है। मेरे को कोई एक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा, एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करूंगा। वो कैसे क्रिएट करूंगा? एक रिक्वेस्ट डालूंगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा उसको मैं बोलूंगा कि दिस आर द थिंग्स आई नीड। अब रिक्वेस्ट मैंने डाल दी तो जो भी मेरा परचेज डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा विथ माय वेंडर। तो वेंडर क्या करेगा, वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट इज माय परचेज ऑर्डर स्टेज। फिर क्या होगा, वो वेंडर डिलीवरी करेगा। तो डिलीवरी करेगा तो मेरे को क्या करना है, गुड्स रिसीव करके चेक करना है कि मैंने जो मंगाया है, जितने क्वांटिटी में मंगाया है उस क्वांटिटी में आया है नहीं, कि क्वालिटी है कि नहीं। फिर मेरे को क्या देखना है, वो जो इनवॉइस देगा, वो इनवॉइस में जितना क्वांटिटी है, क्या वो गुड्स में उतना क्वांटिटी था जो मेरे को एक्चुअली रिसीव हुआ है। जो रेट पे हमने डिस्कस किया तो वो रेट पे दिया है क्या। फिर उसके बाद क्या कर देना है, मेरे को उसको दे देना है पेमेंट के लिए। अब जो पेमेंट वाला डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, अपना टैक्स के इम्प्लीकेशंस देखेगा, फिर उसको क्या कर देगा, पेमेंट करेगा। दिस इज नथिंग बट द P2P साइकिल। इसमें वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, दिस कैन बी ए क्वेश्चन कि why vendor relationship management is important, और state the benefits of the vendor relationship management। क्या होगा आप बताओ, अगर आपका आपके सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन है, उससे क्या होगा? कुछ नहीं, आपको सस्ते में चीजें मिल जाएंगी, आपको क्वालिटी अच्छा मिलेगा। बहुत बार क्या होगा कि आपका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। फिर आप अगर वेंडर से अच्छा ये रखे हो तो फिर क्या होगा, वेंडर अपनी ओर से आपको बोल देगा कि सर इस चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, आप इसको एडवांस में लेके रख लो। तो इससे क्या होगा, आपके रिस्क बहुत सारे कम हो जाएंगे। फिर अब आपको जो फीडबैक देना होगा आप स्मूथली दे सकते हो, और अगर आपका रिश्ता अच्छा होगा ना तो उस फीडबैक को पॉजिटिवली रिसीव करके फिर उसमें चेंज भी कर सकता है। या फिर मान लो एक मार्केट में नया क्वालिटी का प्रोडक्ट आया, तो वेंडर भी आपको बोलेगा कि सर ये चीज आई है, आप एक बार देख लो। तो उससे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कंटिन्यूस रहेगा और स्मूथ रहेगा। फिर क्या है, अगर मेरा वेंडर सही है, आई हैव अ गुड रेपो विथ माय वेंडर, तो मार्केट में देयर इज अ वेरी गुड चांस कि मैं कभी भी स्टॉक आउट नहीं होऊंगा, और आई शुड ऑलवेज रिमेन कॉम्पिटिटिव। तो दिस आर दी थिंग्स, सिंपल है। क्या बोलते हैं, धंधे में भरोसे का खेल है, तो भरोसा किससे मिलेगा, अगर आप रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करते हो। ठीक है, तो भरोसा रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, किसके साथ, वेंडर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगेन अगेन फ्रेंड्स, ये ओल्ड एग्जाम में पूछा था, ओल्ड सिलेबस में, अभी तक न्यू में नहीं पूछा है। आपको नहीं लगता इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछना चाहिए? यस, इट माइट कम। सर इसी टॉपिक में आपने 3 बोल दिया, और 2 भी मैं बोलने वाला हूं जो पूछा नहीं है। सप्लाई चेन बेसिकली क्या है मेरा, सप्लाई चेन इज नथिंग बट from the starting from where a product is coming till it reaches the consumer। मतलब मेरे जो, if I am purchasing a raw material from a vendor, तो मेरे vendor से लेके मेरे अल्टीमेट कस्टमर तक ये जो पूरा चेन है उसको मैं क्या बोलूंगा, सप्लाई चेन। तो दिस इज नथिंग बट ए नेटवर्क। इसमें क्या आ जाएगा, प्रोक्योरमेंट आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है बट इट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो क्या 4 फ्लो है, क्या सिर्फ मटेरियल फ्लो होता है क्या, आंसर इज नो। बहुत लोगों को ये लगता है कि सप्लाई चेन मतलब ओनली गुड्स फ्लो होता है, बट नो। क्या होगा इसमें, हम देखेंगे क्या, कि मटेरियल तो फ्लो होगा, उसके साथ क्या फ्लो होगा, इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, फ्रॉम द कस्टमर टू द मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम द वेंडर टू द मैन्युफैक्चरर, या फिर जो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे मैन्युफैक्चरर तक आएगा, या फिर मैन्युफैक्चरर से इन तक आएगा। तो द इंफॉर्मेशन फ्लो विल कंटिन्यू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर फाइनेंस, सर फाइनेंस कैसे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, यही तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है ना,
कि मेरे को मेरे वेंडर ने क्रेडिट पीरियड दिया, दिस इज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। मैं अपने होलसेलर को दे रहा हूँ एक क्रेडिट पीरियड, दैट इज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। मैंने एडवांस कलेक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, दैट इज अनदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। फिर ऑब्वियसली कमर्शियल तो होगा ही कि एक ओनरशिप, मतलब क्या बोलते हैं, गुड्स का ओनरशिप चेंज होता रहेगा, तो इन चार चीजों का फ्लो होता रहता है। ठीक है, क्या है, मटेरियल, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, कमर्शियल। बहुत ही सिंपल, आपको याद रखना है क्या स्टेप क्या है। वेंडर से मैन्युफैक्चर क्या है, मैन्युफैक्चर फिर उसको मैन्युफैक्चर करके देगा होलसेलर को, रिटेलर को, कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन है। और क्या होता है, मेरा मटेरियल फ्लो हो रहा है। इसमें क्या डेटर क्रेडिटर इन्वॉल्व है, तो फाइनेंसिंग आ जाएगा। कस्टमर का फीडबैक आ रहा है तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन आ गया, आपको कमर्शियल याद रहा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ये पूरे चेन को इंटीग्रेट करके रखो ताकि वेस्टेज ना हो और डिमांड सप्लाई कंट्रोल में रहे। अब एससीएम में डिसीजन क्या लेना है, दिस कैन बी द थिंग। अब तक जो पढ़ा वो आपका इंट्रोडक्शन है, ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस कैन बी आस्क्ड। अब ये क्या है, ये बेसिकली यही है कि एससीएम में आपको क्या डिसीजन मेकिंग लेना है। सप्लाई चेन है, उसमें आपका क्या काम है, आप क्या मैनेज कर रहे हो। आपको क्या देखना है कि प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसे करनी है। अब देखो, अगर मैंने डिसाइड किया कि 100 kg ऑफ समथिंग बनाना है, तो इमीडिएटली आई शुड इन्फॉर्म माय वेंडर दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इन दिस मंथ। उससे क्या होगा, वो चीजें आ जाएंगी। फिर मेरे को पता है, अब मान लो मेरे रिटेलर ने बोल दिया कि सर आपका प्रोडक्ट जो है सितंबर मंथ में ज्यादा बिकता है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली सितंबर मंथ से पहले ही मैं अपना कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज करने लगूंगा। क्योंकि अगर सितंबर में मान लो गुड्स चाहिए, तो अगस्त में मैं सब कुछ बना दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। ओवर मतलब कैपेसिटी से ज्यादा नहीं बना सकता, तो मैं क्या करूंगा, जुलाई में थोड़ा, अगस्त में थोड़ा करके बनाऊंगा। तो वन थिंग इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। फिर ऑब्वियसली इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर मैं एक्सेस प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, और ये भी चांसेस है कि मेरे प्रोडक्ट्स खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज। अब कॉस्ट कम करने के लिए, स्पीड इंप्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे वेयर हाउसेस जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे होना चाहिए। दो, मैं प्रोड्यूस उस जगह पे कर रहा हूँ जहां पे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, बट फिर उससे आगे जब मेरे को कस्टमर को देना है, रिटेलर को देना है, तो क्या होना चाहिए, तो लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चॉइस। मैं ट्रेन से भेज रहा हूँ, खुद का गुड्स कैरियर से भेज रहा हूँ, या फिर हायर करके भेज रहा हूँ, या फिर मैं एयर के थ्रू भेज रहा हूँ, या फिर वाटर के थ्रू भेज रहा हूँ, दिस इज अ चॉइस यू हैव टू मेक। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन का, जैसे कि हमने बताया था, फीडबैक जा रहा है, मार्केट का रेस्पॉन्स जा रहा है, दैट इज थिंग। तो देखो, फ्लो याद रखना है। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से इन्वेंट्री बनेगी, इन्वेंट्री को वेयरहाउस में रखना पड़ेगा, वेयरहाउस से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ेगा। ठीक है, पिल्टी अगर तुम देखोगे तो पिल्टी, ठीक है, क्या है, प्रोडक्शन करके इन्वेंट्री जमा करो, इन्वेंट्री को कहां पे रखोगे तुम, वेयरहाउस में रखोगे, जिससे उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर वेयरहाउस से तुम कस्टमर तक कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, और फिर कस्टमर का इंफॉर्मेशन कैसे ले रहे हो। क्या इतना याद रखने से हो जाएगा। आई बिलीव आप सीएमए फाइनल में है, आपने बीएसटी में अपने ग्रेजुएशन में भर भर के लिखा होगा, तो 5 पॉइंट को, एक एक पॉइंट को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। सप्लाई चेन का जो इंट्रो था उसको 4 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। आई एम प्रीटी श्योर इतना करने से आपको 6 मार्क मिल जाएगा। कोई भी सप्लाई चेन रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप इतना लिख के मार्क जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यू टॉपिक, थोड़ा सा टेस्ट नहीं हुआ है, रिवर्स मैपिंग ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी यूजिंग डाटा एनालिटिक्स। सर इतना बड़ा टॉपिक का ही नाम है, याद कैसे रहेगा हमें, वो तो बता दो। देखो बेसिकली क्या है, इसको हम पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या याद रहेगा क्या नहीं रहेगा वो मैं बताता हूँ, कैसे याद रखना। स्ट्रेटेजी मैप पहले समझते हैं क्या। स्ट्रेटेजी मैप क्या है, मेरा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्लो चार्ट की तरह, एक मैप की तरह मैंने बना के रख दिया। इसमें क्या दिखा रहा हूं मैं, कि कोई चीज हो रही है तो उसकी वजह क्या है, या फिर उस चीज होने की वजह से उसका इफेक्ट क्या है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक चीज के बीच में लिंकिंग बिठा दे रहा हूँ। लाइक अगर मैं 8 घंटे प्रोड्यूस करता हूं तो माई एफिशिएंसी इतना है, उस वजह से कॉस्ट कम हो रहा है। या फिर मेरे को अगर ये चीज चाहिए तो फिर मेरे को ऐसी चीज करनी पड़ेगी। बेसिकली जो मेरे डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट गोल्स है, उसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिठा रहा हूँ। और ये किस पे बेस्ड है,
बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब वो 4 चीज क्या है? फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। इतने सिंपल में हो गया कि नहीं? बीएससी अलग से सेकंड चैप्टर में है, यहाँ पे उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब कार्लपन एंड नॉर्टन ये दो महान आत्मा थे जिसने हमारे जिंदगी को सिंप्लीफाई किया। तो उन्होंने क्या सिंप्लीफाई किया? इन्होंने बोला कि 5 डॉक्ट्रिन्स है, 5 पॉलिसीज है, उस बेसिस में क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन सही वे में चलेगा। तो वो 5 पॉलिसी क्या है? पहले तो तुम तुम्हारे स्ट्रेटेजी को ऑपरेशनल टर्म्स में लाओ। ऑपरेशनल टर्म्स में मतलब एग्जांपल, कोई भी कंपनी बोलती है कि मेरे को मार्केट लीडर बनना है, तो मार्केट लीडर बनने के लिए क्या है? मेरे को सेल्स इंप्रूव करना पड़ेगा, मेरे को कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ऑपरेशनल टर्म्स क्या हो गए? इंक्रीज इन सेल्स, दैट टू उसको और स्पेसिफिक कर सकते हैं कि इस रीजन में या फिर इस प्रोडक्ट का या फिर इतने परसेंट से सेल को इंक्रीज करना है। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट क्या है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन को एक रास्ते पे लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे गोल के लिए काम कर रहा है और एक डिपार्टमेंट मेन गोल के लिए काम करे। हमको इंश्योर करना है कि एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव द सेम गोल एज अ डिपार्टमेंट। ऑल्सो मेक स्ट्रेटेजी एवरीवन्स जॉब। ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ने एक स्ट्रेटेजी बता दी वो सबको फॉलो करना है। टॉप मैनेजमेंट ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताएगी, मीडियम लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए फिर अपने हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बनाएगी, फिर जो लोअर लेवल है वो अपने हिसाब से बनाएगा। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली क्या है कि मान लो प्रोडक्शन सेल्स बढ़ानी है, उसने क्या बोल दिया? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बोल दिया। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दिमाग में क्या आएगा कि मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है मेरे को उसको 20% से बढ़ाना है। ठीक है, अब वो आ गया फ्लोर मैनेजर के पास। तो फ्लोर मैनेजर क्या बोल रहे हैं? 20% से बढ़ाने तो क्या करना पड़ेगा? सबको रोज आधे घंटे से ज्यादा काम करा दूंगा मैं। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो प्रोडक्शन का जो क्या बोलता है मशीन कैपेसिटी है उसको इंप्रूव कर लो या फिर वेस्टेज कम कर लो। तो हर कोई अपना अपना स्ट्रेटेजी बना रहा है। अब सबका स्ट्रेटेजी अपने लेवल पे सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि टॉप ने बना दे सब उसको फॉलो करे। नेक्स्ट क्या है? दिस शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर याद होगा कि जब हमने एसपीएम स्टार्ट किया था, हमने क्या देखा था? इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए और जो मैं बोल रहा हूँ एज ए लीडर आई शुड फॉलो इट, तभी लोगों से होगा। दिस वाज द 5 डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ स्ट्रेटेजी। किसने दिया था? कार्लपन एंड नॉर्टन। सिंपल क्या है? पहले स्ट्रेटेजी को ऑपरेशनल टर्म्स में लाओ, फिर उस टर्म्स को ऑर्गेनाइजेशन में एवरीवन को फॉलो करने बोल दो, फिर हर कोई अपना अपना स्ट्रेटेजी बनाएगा और ये चीज कंटिन्यूस होती रहेगी। इससे क्या होगा? जो लीडरशिप इस चेंज को आगे लेके जाएंगे, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स मैपिंग क्या है? ट्रेडिशनली क्या होता था कि ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन जाता था। सीएमडी ने बोल दिया डायरेक्टर को, डायरेक्टर अपने डिपार्टमेंट हेड को बोल रहे, फिर डिपार्टमेंट हेड अपने लोअर को बोलो। पहले ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। रिवर्स मैपिंग क्या है? नीचे से ऊपर। कस्टमर जो इंफॉर्मेशन देगा उस बेसिस पे हम काम करेंगे, मार्केट के फीडबैक पे हम काम करेंगे। दिस इज द रिवर्स मैपिंग। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि रिवर्स मैपिंग में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब रिवर्स मैपिंग कैसे करेंगे? नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो नीचे से क्या हमको देखना है कि कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, कस्टमर लेते टाइम उसका बिहेवियर क्या है, या फिर मान लो कस्टमर को क्या चीज पसंद आ रही है, उसको पैकिंग ज्यादा पसंद आ रहा है या फिर नहीं। और वो बहुत सारी चीजों को देख के हमको नीचे से स्टार्ट करना है, ना कि ऊपर वाले क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये हो गया रिवर्स मैपिंग। अब आपका पूछ क्या सकता है? व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इन रिवर्स मैपिंग? व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन रिवर्स मैपिंग? दिस कैन बी ए वेरी गुड क्वेश्चन फ्रेंड। अभी तक पूछा नहीं है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या है बिजनेस एनालिटिक्स से? क्या होगा? बजटिंग फोरकास्टिंग कर लो, प्रोडक्ट को डेवलप कर लो, मार्केट के हिसाब से ऑप्टिमाइज करो। मार्केटिंग बढ़ाओ नहीं, मार्केट के रिस्पॉन्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज करो, मेक द बेस्ट यूज ऑफ थिंग्स। फिर रिस्क को मैनेज करो, रिस्क को मिटिगेट करो। दिस आर द थिंग्स यू हैव टू डू। वो कैसे करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। क्या है? सबका मीनिंग लिखा हुआ है, आप देख लो। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या हुआ, जो हो गया उस पर एनालिसिस करो। डायग्नोस्टिक मतलब क्यों हुआ, जो हो गया ठीक है बट वो क्यों हुआ, दैट इज डायग्नोस्टिक। प्रेडिक्टिव मतलब क्या होने वाला है उस चीज पे एनालिसिस करो। या फिर
क्या करना चाहिए वो है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, रिकमेंडेड क्या है प्रिस्क्रिप्टेड। तुम कंट्रोल करो कि क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट O2C एंड कस्टमर CRM। अब जो O2C वाला पार्ट है मेरा ऑर्डर टू कैश, ये सेल, देखो हमने P2P देखा था, वो कौन सा था प्रोक्योरमेंट साइकिल। O2C क्या है, ये मेरा सेल्स वाला साइकिल है। तो O2C से रिसेंटली क्वेश्चन आया है, तो अगेन उससे क्वेश्चन आएगा चांसेस कम है, लेकिन CRM से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा। CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इससे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो O2C का बेसिक मतलब क्या है कि जो सेल्स ऑर्डर रिसीव करने से लेके कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, उससे फीडबैक ले रहे हैं, ये मेरा हो गया O2C वाला चीज, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्यों है कि अगर मेरा O2C साइकिल बेहतर रहेगा तो मेरे कैश फ्लो बेहतर रहेंगे। कैश फ्लो कैसा बेहतर रहेगा, क्रेडिट कलेक्शन फास्टर होगा, ठीक है ना, मेरे जो कॉस्ट वो बच जाएंगे। और फिर अगर मैं ये प्रोसेस को अच्छे से समझ रहा हूं ना, फिर क्या होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हेल्प होगी इन डिमांड एनालिसिस एंड उस हिसाब से प्रोडक्शन करने में। और ऑब्वियसली अगर मेरा कस्टमर रिलेशन अच्छा है तो फिर मेरे को फीडबैक भी अच्छा मिलेगा और वर्ड ऑफ माउथ भी बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं O2C में। फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ O2C प्रोसेस, ये थोड़ा सा देख सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट कैसा ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है इसको तुम CRM ऑप्टिमाइजेशन में भी लगा सकते हो। देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज CRM, या फिर क्वेश्चन आ सकता है हाउ डू यू ऑप्टिमाइज द O2C प्रोसेस। दोनों के लिए आंसर मोर और लेस सेम ही होगा। क्या है, देखो O2C प्रोसेस में क्या होता है, एक कस्टमर ने सेल्स ऑर्डर दिया, हमने उस हिसाब से जो ऑर्डर को कलेक्ट करके फिर उसको डिलीवरी दी, डिलीवरी होने के बाद इनवॉइस दे दिया, इनवॉइस से पेमेंट आ रहा है, फिर बाद में मैं उसको आफ्टर सेल सर्विस दे रहा हूँ, ये प्रोसेस है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। AI का जमाना है तो ऑटोमेट वर्ड यूज करोगे। किसको ऑटोमेट करोगे, बिलिंग को ऑटोमेट कर दो। एक बार ऑर्डर रिसीव हो गया तो बिलिंग ऑटो जनरेट हो गया, उसको मेल हो जाना चाहिए। पेमेंट कलेक्शन और सिस्टम में रिमाइंडर, सिस्टम में मेल सेट कर दो कि रिमाइंडर्स जाते रहेंगे, तो दिस ऑटोमेशन प्रोसेस। फिर क्या करना है, ये O2C साइकिल को स्टैंडर्डाइज करते हैं। एक ब्रांच में जो रहे दूसरे ब्रांच में वो होना चाहिए, और कोई भी करे दैट प्रोसेस शुड बी स्टैंडर्डाइज, सेम प्रोसेस शुड बी फॉलोड। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस दो, जिससे क्या होगा कि प्रिंटर का या फिर उस तक इनवॉइस जाएगा, जाते जाते लेट हो गया, वो नहीं है। डिजिटली साइन इनवॉइस निकला, मेल कर दिए, काम खत्म। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रेडिट पॉलिसीज को री इवेल्युएट करना है। क्या करना है, देखना है कि जो मेरा पॉलिसी है उससे मेरा फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं बढ़ रहा है, कस्टमर्स अच्छे से अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या। अगर आपको याद होगा आपके FM में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट था, उसमें इस चीज पे हमने देखा हुआ था। फिर क्या है, और जो जो चीजों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, ठीक है। फिर CRM मतलब क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या करना है, कस्टमर से अच्छे से बात करनी है, उसको रिटेन करके रखना, बिकॉज सी क्रिएटिंग कस्टमर इज इजी बट रिटेनिंग देम इज डिफिकल्ट। तो CRM का मेन पार्ट क्या है, रिटेंशन रेशियो बढ़ाओ और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ फ्रॉम कस्टमर्स। अब क्या है मेन फॉर्म्स ऑफ CRM, एक स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, एनालिटिकल। क्या इस पे ज्यादा दिमाग लगाना है, आंसर इज नो। आपको याद क्या रखना है, ये वाला थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्या है, एक तो IDIC मॉडल हो, क्या है, आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, इंटरैक्ट, कस्टमाइज। ये चीज को आपने देखनी है। फिर जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मेरे को लगता है, अगर कस्टमर CRM ऑप्टिमाइजेशन नहीं पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है CRM वैल्यू चेन। वैल्यू चेन में बेसिकली क्या होता है, 5 स्टेजेस होता है। जिस वो स्टेजेस किस लिए डिजाइंड है कि मैं अपने कस्टमर को पहले वैल्यू दूं, एक बार उसके माइंड में मैंने वैल्यू क्रिएट कर दी, फिर उसको कैसे रिटेन करूं और प्रॉफिटेबली कैसे रखूं, वो मेरा देखना है। तो इस पे ज्यादा आपको फोकस कर सकते हो, थोड़ा सा आप अपना बुक देख लेना, इस पे आपको मिल जाएगा। फिर गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल, ये 4-5 चीजों पे है, विजन होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए, टारगेट ये रहना चाहिए कि कस्टमर प्रोसेस को मैं इंप्रूव करूं, CRM प्रोसेस को, और कस्टमर के एक्सपीरियंस को, टेक्नोलॉजी को यूज करूं। ये थोड़ी सी चीज है। तो आई फील कि अगर पूछा जाएगा तो ऑप्टिमाइजेशन इज अ गुड क्वेश्चन इन दिस थिंग विच कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। नेक्स्ट, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अगर CRM नहीं पूछ रहा है देन दिस इज द वन। ये जो 5 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है, आपको याद रखना है। रिसेंटली डिसीजन ग्रिड एनालिसिस से सवाल आ गया था, तो वेरी अनलाइकली कि सेम सब चैप्टर से वो लोग पूछेंगे, बट अगर पूछ लिया तो फिर दिन बचा कुचा जो टॉपिक है वही यही है कि कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैसे करूंगा। कैसे करना है,
पहले कस्टमर को सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दो। अब वो सेगमेंट्स क्या हो सकता है, दैट सेगमेंट मे बी डेमोग्राफिक और मे बी साइकोग्राफिक। उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर को सेगमेंट कर दिया। फिर देख रहा हूँ कि इस सेगमेंट से मेरा कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है ना, रेवेन्यू भी देखना है, प्रॉफिट भी देखना है। फिर एनालिसिस करूंगा, क्या इस सेगमेंट से मेरा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, चलो इस पर और थोड़ा फोकस करते हैं। क्या यहाँ ग्रोथ का स्कोप है मेरे लिए, वो चीज मैंने देख ली। फिर अब इस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ कि हाउ आई कैन डू बेटर। फिर स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करूंगा। एक बार इम्प्लीमेंट हो गया, फिर मेरे को क्या देखना है कि रिव्यू करना है, क्या ये स्ट्रेटेजी मैंने जैसे प्लान की थी उस हिसाब से फंक्शन कर रहा है या फिर आई कैन डू बेटर। सो दिस इज द थिंग। डिसीजन ग्रिड मैंने डाल दिया है, बट वेरी अनलाइकली। बट ये वाला जो पार्ट है वेरी लाइकली किसके लिए, आपके एमसीक्यू के लिए। ठीक है, एमसीक्यू में ये वाला पार्ट से आ सकता है, तो देख लेना। डिसीजन ग्रिड रिसेंटली आया था तो अभी रिपीट करेगा, वेरी लेस चांसेस। नेक्स्ट ये छोटा सा टॉपिक था, बस दे दिया क्या है कि कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग स्कोर कैसे क्या काम करता है, कौन कौन एजेंसीज है। कभी कभार इंस्टीट्यूट ऐसे बहुत गंदे सवाल पूछती है कि कितने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उस चीज के लिए मैंने लिख दी है। एक चीज समझना है कि क्रेडिट स्कोरिंग अलग चीज है, क्रेडिट रेटिंग अलग चीज है। और हाँ, दिस कैन बी ए क्वेश्चन, क्या कि किन चीजों से मेरा पेमेंट क्रेडिट स्कोर या फिर क्रेडिट रेटिंग इफेक्ट करता है। दिस कैन बी ए क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, बहुत इजी है। आई बिलीव आप में से बहुत जन के पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर अपने सिबिल स्कोर के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं से। आपको बस उसके बारे में लिखना है कि कैसे वो इंप्रूव होता है या फिर खराब होता है। क्या है, आप टाइमली पेमेंट कर दो अपने लोन्स के, क्रेडिट कार्ड्स का। अगर आपका क्रेडिट कार्ड बैलेंस ज्यादा है तो आपका इफेक्ट करेगा। आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स है क्या, मतलब लोन होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, लोन में भी एक लंबा चल रहा होगा, एक शॉर्ट टर्म चल रहा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ अगर लोन्स आपके पास है तो उससे चेंज होगा। फिर मान लो अगर आप ओवर डिपेंडेंट हो किसी चीज पे तो वो भी आपका इफेक्ट कर सकता है। तो इस चीज पे अगर आना चाहे तो यहाँ से एक सवाल आ सकता है। तो अगेन लेट मी रिपीट, क्या क्या आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। एक हो गया आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, इट इज वेरी लाइकली आए। उससे नहीं आया तो फिर आपका P2P वेंडर मैनेजमेंट से कुछ आ सकता है, बेनिफिट्स क्या है। या फिर रिवर्स मैपिंग को कैसे डाटा एनालिटिक्स यूज करके आना है। अगर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो ये वाला होगा, क्योंकि P2P और SCM तो इजी था। फिर CRM को ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकता है, वो वाला हमने थोड़ी देर पहले देखा। और ये जो सीपीए है, सीपीए के स्टेप्स क्या है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, या फिर आपको कहीं पे सीपीएम मॉडल दिख गया तो उसके स्टेप्स क्या है, इतना स्टेप्स आपको देखना है। ठीक है, इसी के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने विद इन 30 मिनट्स आपके 7 मार्क्स को स्कोर कर लिया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेट देम आल्सो गेट बेनिफिटेड। और अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत जल्द मिलता है फॉर चैप्टर 2। विद दिस मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा CSEMA वेदांत शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।